Hello friends, welcome to Healthyho. I am Dr. Sunny Malik. I am a pain and palliative care specialist. आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्रोनिक पेल्विक पेन के बारे में। क्रोनिक पेल्विक पेन ऐसा पेन है जो कि पेल्विक एरिया के अंदर होता है। पेल्विक एरिया यानी कि पेन जो कि बेली बटन के नीचे की साइड हो रहा है, और इसको क्रोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है कई बार 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा होती है। इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इसकी कॉज के अंदर या तो किसी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम की वजह से या डिजीज़ की वजह से होता है, बट ऐसा पाया गया है कि ये क्योंकि क्रॉनिक है तो इसमें सेंसिटाइजेशन हो जाता है पेन रिसेप्टर्स का और पेन की पाथवेज का, तो इसको सेंट्रलाइज्ड पेन कहते हैं। और इसमें ओवर रिएक्शन होता है टू द वेरियस ट्रिगर्स ऑफ पेन। नेक्स्ट आता है कॉजेज़ क्या होती हैं क्रोनिक पेल्विक पेन की। सो ICD-11 का क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि मॉडिफिकेशन है IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन क्लासिफिकेशन फॉर क्रोनिक पेल्विक पेन कंडीशंस, और उन्होंने उसको प्राइमरली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। क्रोनिक प्राइमरी पेन ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड है क्रोनिक पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन। थर्ड आता है क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन। फोर्थ है क्रोनिक सेकेंडरी विसरल पेन, और पांचवा होता है क्रोनिक सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल पेन डिसऑर्डर्स। अगर इनका सब डिविजन्स करे जाएं तो जो पहला बताया था क्रोनिक प्राइमरी पेन, उसमें आता है क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम्स हो सकते हैं, प्रीवियसली वल्वोडाइनिया कहा जाता वो हो सकता है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या फिर ब्लैडर पेन सिंड्रोम्स जो कहलाते हैं वो हो सकते हैं, और डिस्मेनोरिया भी हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी के अंदर आता है क्रोनिक पोस्ट सर्जिकल या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन। इसमें एंडोमेट्रियोसिस का पेन हो सकता है। इसके साथ में कई बार हमारी जो पेट के एरिया की जो नसें होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ सकता है। इसको एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व सिंड्रोम कहते हैं, दैट कैन बी देयर, या फिर कुछ न्यूरालजियाज भी हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है नर्व से एसोसिएटेड पेन, इसीलिए उसको न्यूरोपैथिक कहा गया है। तो इसमें भी कैटेगराइजेशन एंडोमेट्रियोसिस के सम टाइप्स ऑफ पेन का आता है। उसके साथ में क्यूटेनियस नर्व एंट्रैपमेंट्स की आती हैं। तीसरा लोअर एरियाज के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं जिनको कहते हैं इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, जेनाइटोफेमोरल या फिर पोडेंडल नर्व्स। तो इनके दबाव की वजह से जो दर्द होता है उनको न्यूरालजियास कहते हैं। ये सब न्यूरोपैथिक पेन की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। क्रोनिक सेकेंडरी विसरल पेन, इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसको कि एडिनोमायोसिस कहते हैं या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, और कई बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस भी आती हैं। और लास्ट कैटेगरी है क्रोनिक सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल पेन, जिसके अंदर पेल्विक फ्लोर पेन सिंड्रोम्स आते हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स की दिक्कत की वजह से, या फिर हमारी कई बार पेट की मसल्स के अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स या गांठें या टॉट बैंड बन जाते हैं, तो ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से हो सकता है। एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशन जिसको कि फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, जिसमें कि वाइड स्प्रेड पेन होता है, उसमें भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेल्विक पेन पाया गया है। 3 P's मॉडल ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन क्या है? तो इसके अंदर 3 P's होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, सेकेंड होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, और थर्ड होता है परपिचुएटिंग फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में इट कैन बी जेनेटिक, इनहेरिटेड हो सकता है, चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से पेन बढ़ सकता है, कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, समटाइम्स हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवीली इसकी वजह से भी हो सकता है, पेल्विक डिजीजेस की वजह से भी ये होता है, एंड मैनी अ टाइम्स हार्मोनल चेंजेस एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी इट कैन इंक्रीज। तो दीज आर दी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सेकेंड होते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के अंदर कोई एक्यूट पेन एपिसोड्स या इंसल्ट हो गई है जिसकी वजह से ये पेन इंक्रीज हो गया फर्दर। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है जो कि मस्कुलर ट्रॉमा हो गया है, या फिर लिगामेंट्स का ट्रॉमा हो गया है, या नर्व ट्रॉमा हो गया है, एंड इट कैन बी ड्यू टू पोस्ट सर्जरी ऑल्सो, जिसके अंदर की कई बार नर्व एंट्रैपमेंट्स एंड न्यूरालजियाज भी हो जाते हैं। थर्ड होता है परपिचुएटिंग फैक्टर्स, यानी कि इस पेन की वजह से जो फैक्टर्स आ रहे हैं और वो फैक्टर्स इस पेन को इंक्रीज कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लो पेन थ्रेशोल्ड, एक्सेप्टेंस नहीं आती है पेन के लिए, इसके साथ में डिस्मेनोरिया, एंड लेटर ऑन इट लीड्स टू हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस,
दैट इज डिप्रेसिव एपिसोड्स भी होने लगते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन, ट्रीटमेंट इज ऑलवेज मल्टीडिसिप्लिनरी। तो आपको कंबाइंड अप्रोच करनी है। ऐसा नहीं है कि पेन के लिए कोई पेशेंट आपके पास आया है तो आपको जो आपकी अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशली द गायनेकोलॉजी एंड द सर्जिकल पार्ट, आपको उनसे कंसल्ट करना है, या फिर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेफरल्स कि उनसे कंसल्ट किया जा चुका है और अब पेशेंट को आपके पास रेफ़र किया गया है। तो फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ द डायरेक्ट कॉज। समटाइम्स अगर ऐसा पाया गया है कि हार्मोनल थेरेपी से ये चीज़ ठीक हो सकती है तो हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करी जाती है इसके अंदर बाय द गायनेकोलॉजिस्ट एंड समटाइम्स बाय द सर्जन्स। एंड सेकेंडली मैनी अ टाइम्स इट रिक्वायर्स सर्जरी ऑल्सो अगर कोई डिजीज पार्ट मिलता है। सेकेंड होता है ट्रीटमेंट ऑफ द पेन कॉजेज और द पेन फैक्टर्स, जिसमें कि पेन स्पेशलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि अगर नोसिसेप्टिव पेन पाया गया है तो ट्रीटमेंट करना है बाय स्टार्टिंग दी एनाल्जेसिक्स, यानी कि पेन किलर स्टार्ट करने हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स स्टार्ट करी जाती हैं एंड समटाइम्स पैरासीटामोल इन डिजायर्ड डोजेस दी जाती है बाय द ट्रेंड पेन स्पेशलिस्ट पर्सन। अगर न्यूरोपैथिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये कंडीशन क्रॉनिक होती है, तो 30 to 40% पेशेंट्स के अंदर न्यूरोपैथिक पेन भी रहता है। डिप्रेशन भी कई बार हो सकता है, तो एंटी न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस एंड एंटी डिप्रेसेंट्स आर टू बी स्टार्टेड इन द डिजायर्ड डोजेस। थर्ड आता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का रोल, और उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको कि CBT कहते हैं। एक्सेप्टेंस करानी होती है, समटाइम्स रिलैक्सेशन भी इसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन क्रोनिक पेल्विक पेन कंडीशंस में जो कि एसोसिएटेड हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में। तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करी जाएं और उसके साथ में फाइबर का इंटेक बढ़ाया जाए, कैफीन और अल्कोहल का इंटेक जो है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट आता है मसाजेस, एक्सरसाइजेस एंड द पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्टली पेन स्पेशलिस्ट की या पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट की जब हेल्प ली जाती है इन द क्रॉनिक पेल्विक पेन कंडीशंस के ट्रीटमेंट के अंदर, अगर ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। अदर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट दे कैन स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर। उसके अलावा अगर मसल्स के अंदर कुछ गांठें हैं तो ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो कि ब्लाइंड भी लगाए जा सकते हैं, और अच्छे से लगाना हो तो उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर लगाया जाता है बाय द पेन स्पेशलिस्ट। कुछ नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक्स हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, जेनाइटोफेमोरल, इसके जब न्यूरालजियाज हो जाते हैं तो उसके अंदर ये नर्व्स की जो टेक्निक है, नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक्स या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस, ये भी हेल्प करते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इन सब प्रोसीजर्स को कहा जाता है मिप्सीज, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो नर्व्स के पास में किए जाते हैं अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और द सीआम यानी कि फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे की गाइडेंस के अंदर उन नर्व्स को डिलीनिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम डाई, और उसके बाद उन नर्व्स को बात कराया जाता है विद अ लोकल एनेस्थेटिक मिक्सचर। समटाइम्स उसके अंदर लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड भी डाला जाता है ताकि वो उन नसों को नंब कर सके, पेन को कम कर सके और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो कर सके। लेटर ऑन अगर इस टेस्ट के अंदर पेन कंट्रोल हो जाता है तो कुछ पेशेंट्स के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या फिर नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक से भी हेल्प दी जा सकती है।